देख लें कि कैसा लेवल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आपसे बनेगा कि नहीं। हमें यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं और एक ये नंबर नीचे है, 3 नंबर 1 नंबर नीचे है। अब ये 3 नंबर 1 नंबर नीचे होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि इन नंबरों का यूज़ करके ये बनाए, इन तीनों नंबरों का यूज़ करके 117 बनाए, इन तीनों नंबरों का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये बनाए। तो चलिए 6 कैसे आएगा बताइए। बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। अगर भैया 15 का भाग लगा दे दिया है 60 में तो आएगा 4, फिर 4 का भाग 24 में लगा दिया जाए तो आएगा 6। सही है। पैंतालीस बटा 5 1/9 ना भाई साहब, 13 नाम का 117। यहाँ तो उटपटांग कुछ भी दे रखा है, मतलब हैं, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं में डिवाइड हो रहा है, बड़ी संख्या जिस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया गया। इन दोनों नंबर्स में देखिएगा, तो जैसे 60 में मैं 15 का भाग लगा दूँ तो आएगा 4। सही है। फिर लेकिन 24 में अगर 4 का भाग लगा दूँ तो आएगा 6। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि 45 में भाई साहब 5 का भाग लगाओगे तो आएगा 9, लेकिन ये तो गुणा करने पर आ रहा है। 9 को 13 से गुणा करेंगे तब आएगा 117। तो अब यहाँ पर क्या माने कि क्या आना चाहिए भाई, 2 का भाग लगाएंगे 18 में, तो इस हिसाब से तो दोस्तों क्या आएगा, आप सोच सकते हैं 9, फिर 9 को 9 से गुणा करूँ तो 81 आना चाहिए। करेक्ट है, क्या कहते हो, सही है। तो समझ में नहीं आई चीज़ें, मतलब समझ के बाहर हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ अलग लॉजिक लग रहा है, यहाँ अलग लॉजिक लग रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, लॉजिक अगर लगेगा तो सेम लॉजिक लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अलग अलग लॉजिक तो लग ही नहीं सकते। तो देखिए एक और तरीका मैं ढूंढता हूँ कि जैसे 15 और 24 हैं भाई, ये निकालना है मुझे, यहाँ से ये निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है, तो सेम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं भाई साहब। मान लो इनको गुणा किया और ये डिवाइड किया, तो देखिए आप अगर इसको काटें तो 24 को अगर दोस्तों हम लोग देख लें, हम काट सकते हैं 6 से, 6 चौका 24 और 6 दाएँ 60। सही है। फिर 4 को काट दीजिए 2 बार, ये 5 बार, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, 45 × 13 डिवाइड कर दूं मैं 5 से, तो बिल्कुल 5 से 45 कट जाएगा 9 बार, तो ये आ गया 117। चलिए आगे देखिए अब क्या दिया था, 18 × 9, इसमें भाग लगाएं 2 का, तो ये 9 बार, 9 नाम का 81, बिल्कुल 81 आपका आंसर आ चुका है। ये फाइनल आंसर, यानी दोनों संख्याओं को गुणा किया है, डिवाइड बाय थर्ड नंबर। दोस्तों आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए ये अकेला प्रश्न काफ़ी था, जो कि 5 मई वाले पेपर के अंदर हमें देखने को मिला। 5 मई 2022 ग्रुप डी में एक ऐसा प्रश्न आया जो टॉपिक शायद ही आप में से किन्हीं बच्चों ने पढ़ा होगा, या आधे से ज़्यादा 90% लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आया होगा कि ये क्या ही आ गया भैया, देखा ही नहीं आज तक जीवन में। ये प्रश्न संबंधित है इनपुट आउटपुट से जी हाँ, ये एक बैंक का टॉपिक है, लेकिन पिछली बार बहुत सारा ऐसा झोलझाल हुआ जो सिलेबस से बाहर से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, वो भी हमें एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई। उनमें से एक टॉपिक था इनपुट आउटपुट, इसके अलावा कंडीशनल कोडिंग, उसके अलावा बाइनरी ऑपरेशंस। ये सारे टॉपिक्स पहली बार दोस्तों हमें बिना सिलेबस के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले थे। इसीलिए मैं आपसे पता है क्या कहता हूँ कि ज़िंदगी में पढ़ना है ना तो पूरा पढ़ लो एक बार। दुनिया भर की जितनी भी रीजनिंग है ना, जितने भी 50 टॉपिक्स हैं, 1-1.5 महीने में पढ़ के रिकॉर्डेड बेस से ख़त्म कर लो और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने बैठो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि नहीं यार ये चीज़ नहीं आ गई, हमने पढ़ी नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं इधर देखिएगा इधर, करेक्ट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमें एक इनपुट दे रखा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट होता क्या है। भैया ऑब्वियस ही बात है, आप कैलकुलेटर में 2 दबाते हो, फिर प्लस दबाते हो, फिर 4 दबाते हो, यानी 2 + 4 आप दबाते हो तो आपको एक फिक्स आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 + 4 दबाया, आपको क्या मिलेगा 6।
यानी अगर मुझे एक फिक्स इनपुट दिया हो तो मुझे एक आउटपुट भी फिक्स मिलेगा। मान लीजिए मैंने 9 डिवाइड बाय 3 दबाया तो फिर क्या होगा, मेरे को 3 मिलेगा। यानी ये 100% श्योर है, इनपुट अगर फिक्स है तो आउटपुट भी फिक्स होगा। करेक्ट है, इनपुट अगर दिया है तो मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, मैंने को अगर एक फिक्स इनपुट दिया है तो मैं एक फिक्स आउटपुट 20 निकाल पाऊँगा। सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, जल्दी से बता दो फटाफट से, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई साहब मैंने तुम्हें इस बार 20 दे दिया है, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें आउटपुट दे दिया है और अब तुम निकालो इनपुट, तो क्या आप इनपुट ज्ञात कर सकते हो? मैंने बोला कि नहीं आउटपुट 20 है, तो तुम कहोगे कि सर अगर आउटपुट 20 है तो इनपुट निकालने के तो 500 तरीके हो सकते हैं। सर 20 माइनस 1 प्लस 1 अगर कर दूं तो भी 20 आएगा। सर 10 इंटू 2 कर दूंगा तो भी 20 आएगा। सही है। सर 5 इंटू 4 कर दूंगा तो भी 20 आएगा। कहाँ दिक्कत आ रही? सर 15 प्लस 5 कर दूंगा तो भी 20 बना सकता हूँ। सर 25 माइनस 5 कर दूं तो भी मैं 20 बना सकता हूँ। अरे भैया अगर इनपुट दिया होता तो एक फिक्स आउटपुट मिलता, परंतु अगर आउटपुट तुमने फिक्स कर दिया तो इनपुट तो 1000 तरीके के हो सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट का सबसे पहला रूल ही ये होता है कि हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं, परंतु आउटपुट से इनपुट नहीं बना सकते, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न अगर कभी भी तुम्हारे पास में ऐसा आ जाए, मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेप्स दे रखी है ना, तो ये इनपुट की फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और अगर आपसे पूछे कि भैया फोर्थ स्टेप दे रखी है और तुमसे पूछ ले सेकंड स्टेप निकालो, तो हम एक तरीके से कहाँ से जा रहे हैं, आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। दूसरी स्टेप के बाद हम तीसरी स्टेप पे जा सकते हैं, तीसरी स्टेप के बाद हम चौथी स्टेप पे जा सकते हैं, परंतु चौथी स्टेप से पहली स्टेप पे नहीं जा सकते, चौथी स्टेप से दूसरी स्टेप पे नहीं जा सकते, यानी आउटपुट से इनपुट का निर्धारण नहीं किया जा सकता। करेक्ट है, सही है। अब ध्यान से देख लेना दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। चलो भाई पढ़ते हैं, क्या दिया है इनपुट। एक तो छोटी जानकारी मैंने आपको दे दी, एक इनपुट दे रखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है रेस, बैंड, प्ले, सिंग और सॉन्ग। और जो फाइनल स्टेप होती है, जो लास्ट स्टेप होती है ना हमारी, वो हमारा आउटपुट होता है। फोर्थ स्टेप इज लास्ट स्टेप, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। यानी हमारा आउटपुट ये अरेंज कर रखा। ठीक, अब हमें ये पहचानना है कि इनको कैसे लिखा होगा कि ये आउटपुट बनेगा, इस इनपुट को कैसे लिखा होगा कि ये लास्ट स्टेप बन जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बोलोगे तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा। आप जिस दिन बोलोगे मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट पढ़ा दूंगा। अभी अगर मैं पढ़ाने लग गया तो दोस्तों धाराशाही हो सकते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा अपन रिस्क कभी नहीं लेंगे। करेक्ट है, क्या बात है, ईशा ने आंसर भी निकाल लिया बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो हमसे ये दे रखा है थर्ड स्टेप क्या है, ये आपको एक इनपुट दे रखा है, ये इनपुट दे रखा है और इसका थर्ड स्टेप पूछा है। यानी इसको देखकर जैसे ये बना है वैसे ही आपको इसको देखकर बताना है कि इसका तीसरा स्टेप कौन सा होगा। करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया। तो हम फालतू का परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, हम डेफिनेटली रिलैक्स होकर बढ़िया से हम लोग देख सकते हैं। वैसे आप चाहो तो आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया। देखिए स्टेप 1 में क्या किया हुआ है कि ये जो रेस लिखा हुआ था ना, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ए को पहले लिख दिया, सी को लिख दिया, फिर ई को लिख दिया, आर को लिख दिया, ACER। फिर यहाँ देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, ABDN। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले A, फिर LPY, GINS, GNOS। तो पहली स्टेप समझ में आ गई कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो दूसरी स्टेप पे चलते हैं, क्या है दूसरी स्टेप में दोस्तों। अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेकंड जो लेटर आया उसमें से -1 कर दिया, A अपनी जगह, E अपनी जगह। सेकंड और फोर्थ लेटर में से -1 कर दिया, C -1 B, R -1 Q, B -1 A, N -1 M, L -1 K, Y -1 X, I -1 सॉरी यहाँ पे -1। ओके 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 ओके, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि इन दोनों में तो ठीक है, अल्टरनेट वाला ले रहा है ना, देखो अल्टरनेट वाला यानी कि ये और ये भी लिया गया है, ये भी लिया गया। अच्छा ओके, वोवल्स को छोड़ दिया, सॉरी। सेकंड स्टेप देखिए क्या कहती है। तो पहली स्टेप तो कहती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। सेकंड स्टेप क्या कहती है कि जो आपके व्यंजन हैं यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, क्या हैं कॉन्सोनेंट्स, उनमें से क्या किया हुआ है -1। वोवल को कुछ नहीं किया है, देखिए वोवल को छेड़ा नहीं गया है, वोवल एज इट इज है, स्वर एज इट इज है, देख रहे हो स्वर एज इट इज है। स्वर जो है वो अपनी जगह पर ही है, आई की जगह पर ही है, स्वर अपनी जगह पर ही है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके अंदर -1 किया हुआ है। तो देखिए ये -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ देखिए -1 -1 -1, यहाँ -1 -1 -1, यहाँ भी आप देखेंगे तो -1 -1 -1, यहाँ देखिए -1 -1 -1। चलिए समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या थी, हमें तो थर्ड स्टेप तक ही जाना है ना, तो चलिए थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या किया हुआ है, जो आपके वोवल्स हैं उनमें देखिए ऑटोमेटिकली +1 किया हुआ। वोवल्स में क्या किया हुआ है +1। अगला है वोवल में किया हुआ है +1। देखिए कॉन्सोनेंट एज इट इज, कॉन्सोनेंट एज इट इज, कॉन्सोनेंट एज इट इज, वोवल में क्या किया हुआ है +1। तो चलिए समझ में आ गया। चलिए बनाइए दोस्तों, अब इसका ये इनपुट है, इसकी पहली स्टेप क्या बनेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो क्या लिखोगे ABLL, इसको क्या लिखोगे AGNS। अगला क्या बनेगा, ये बनेगा आपका DOST। फिर अगला वाला क्या बनेगा ABET। अगला क्या बनेगा ALLT। सही है, ये आपने पहली स्टेप लिख दी। सेकंड स्टेप में क्या था, कॉन्सोनेंट -1 करना था, तो कॉन्सोनेंट -1, तो सेकंड स्टेप अगर आप देखेंगे तो ए भी तो अपनी जगह ही रहेगा, इसमें से -1 करेंगे, LL जो LL है इसमें से -1 करोगे तो थोड़ा दिमाग लगाइए क्या बनेगा KK। चलिए इसमें से करिए, ये एज इट इज रहेगा A। अब इनमें से -1 करोगे तो क्या बनेगा F, ये क्या बनेगा आपका M, यहाँ -1 करोगे तो R। चलिए D-1 C, O एज इट इज रहेगा, S-1 R, T-1 S। चलिए A एज इट इज रहेगा, B-1 A, E एज इट इज रहेगा, T-1 S, A एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या बनेगा KKS। ये हो गई सेकंड स्टेप। चलिए थर्ड स्टेप क्या थी दोस्तों हमारी, जल्दी से बताइए। थर्ड स्टेप में क्या था, वोवल +1। तो चलिए वोवल +1, A का क्या हो जाएगा B, बाकी BKK एज इट इज रहेगा, तो हमारा आंसर BKK से स्टार्ट होगा। क्या बनेगा BKK, करेक्ट। चलिए अगला क्या था, वोवल +1, तो A का यहाँ पे क्या हो जाएगा B, बाकी एज इट इज रहेगा F M और R, BFMR। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इन दोनों में से हमारा आंसर चल रहा है अभी तक। चलिए आगे चलते हैं, क्या बनेगा, वोवल +1 करना था तो O का क्या हो जाना चाहिए था, P हो जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है Q हो रहा है, तो ये रॉन्ग, ये हमारा आंसर C ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो हमें समझनी होती है मेरे भाई स्टेप्स, कुछ होता कुछ नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ दुनिया में आपने कभी ना कभी A फॉर एप्पल सीखा था, B फॉर बॉल सीखा था, C फॉर कैट सीखा था, फिर एक दिन आपको पूरी क्या आ गई, अंग्रेजी वर्णमाला आ गई, A से लेके Z तक बोलना आ गया। सेम वही कंसेप्ट है, आपको इसका कंसेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, जब पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे ही कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं है, आपको स्टेप्स समझ में आई कि नहीं आई, आई ना अपने आप समझ में। तो बस उसी प्रकार से हैं चीज़ें, सीख जाओगे तो मज़ेदार हो जाएंगी चीज़ें, नहीं सीख पाएंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है, और आप लोग क्लियरली आपके सामने आप देख सकते हैं कि बोर्ड को इस प्रकार से लिखा है, बी को ये लिखा है, ओ को ये लिखा है। अब इनमें से किसको क्या लिखा है हमें नहीं पता, आप बस ये देख लो कि ये लिखा है, बस करेक्ट है, सही है, बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे चलते हैं। 2 4 5 6 और 9, 2 4 5 6 और 9 ऐसे लिखा गया, करेक्ट है। बताओ
अगला देखो चेयर को कैसे लिखा हुआ है, 1 3 5 8 और 6। ठीक है, दिख तो ऐसा ही रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में कुछ लिखा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है ना कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा हो जैसे। तो अच्छा आप देखो इनके अंदर दोनों में कॉमन क्या है भाई साहब, करेक्ट है, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं ए कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ए और आर कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डॉलर के साथ जो 5 आ रहा है वो कॉमन दिख रहा है, और भाई साहब आप देख सकते हैं परसेंटेज के साथ जो 6 आ रहा है वो कॉमन दिख रहा है। अब इस स्पेलिंग के अंदर देखिए ए और आर यहाँ भी है, ए और आर यहाँ भी है, तो ऐसे ही ए और आर तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब चाहे कुछ भी आ जाए हमारे आंसर में $5 और परसेंटेज 6 तो होगा ही होगा, क्योंकि ए और आर का कोड $5, ठीक है, और परसेंटेज 6 तो है ही सरी। तो $5 परसेंटेज 6 इसमें है, इसमें $5 और परसेंटेज 6 नहीं है। इसमें देखिए परसेंटेज 6 तो है, वो भी 2 बार, $5 नहीं है। यहाँ पे देखिए $5 और परसेंटेज 6 दोनों हैं, $5 और परसेंटेज 6 दोनों हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए बी कहाँ था, बी हमारा इस वाली लाइन में था, और इस वाली लाइन में बी के लिए कोड 2@#4 या #9 हो सकता है। 2@ दोनों में है, #4 भाई साहब इसी में है नीचे वाले में, ऊपर #4 नहीं है, और @9 की हम बात करें तो @9 दोनों में भी, ठीक है, &9 दोनों में। अब आई और डी की छोड़ें तो डी को देख लीजिए, डी ऊपर वाले में से किसी में, यानी कि बी और डी के लिए 2 कोड और आएंगे, 2@#4 या फिर भाई साहब 2@#9, ठीक है। तो 2@#9 इसमें भी है, 2@#9 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे #4 भी था। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब पूरी की पूरी स्पेलिंग ही ये लिखी हो। अगर पूरी की पूरी ये स्पेलिंग होती तब हमारा आंसर ये होता। यहाँ पर तो BR क्या है, BRAID है, जबकि यहाँ पे O का कोड #4 भी लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर ये बनेगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। तो आप देखिए 2 ऐसे प्रश्न थे जहाँ पर आपके नंबर 0 हो सकते हैं, यानी 2 में से 0 नंबर हो सकते हैं। देखिए इतने धमाकेदार प्रश्न थे, अभी तो 16वें प्रश्न पे ही पहुंचे हो आप। चलिए आगे चलते हैं। सर मैंने सिकंदर बेच लिया है, रीजनिंग में 30 में से 30 आ जाएगा ना, 100% आएगा यार, क्यों नहीं आएगा आप ये बताओ ना। मुझे एक बात बताओ, ये डाउट आया ही क्यों आपको, हैं? ये डाउट कैसे आ गया भैया आपके जीवन में? अपने से पढ़ने के बाद भी अगर जीवन में डाउट है तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है, हैं? फ़ायदा ही क्या है? ये डाउट तो आना ही नहीं चाहिए कि नंबर पूरे नहीं आएंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपके साथ। ये भैया हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मतलब चैनल है हमारा, जिसमें ये सभी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। और ये बच्चों के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ लोगों के, सबके तो नहीं डाल पाए, कुछ लोगों के हैं जो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में आपके एग्ज़ाम दे कर आए हैं। ये मेरा भाई है, इसका नाम है रोहित सोनी, और इसने बकायदा लिखा है कि सर RPF SI में मेरे 35 में से 35 रीजनिंग के क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, आपके आशीर्वाद से। सर आपकी क्लास से मेरे RRB JEE में भी 25 में से 25 क्वेश्चन सही हैं, डबल धमाकेदार, दोनों में पूरे नंबर। ये ठीक है, नंबर हाइड कर दिया है। इसने क्या लिखा है, सर 27 तारीख को मेरा 3rd शिफ्ट में एग्जाम था, 25 के 25 क्वेश्चन सही है, मात्र 2 महीने मैंने आपकी वीडियो देखी थी। कितने महीने? मात्र 2 महीने वीडियो देखी थी उसने। ओवरऑल 89 अटेंडेंस, सर मज़ा आ गया। इसी तरीके से आनंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। सर मेरा कल 26 तारीख 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है सर, और 2022 से मैं आपसे पढ़कर कल 25 में से 25 नंबर लेके आया, मज़ा आ गया सर जी। ये जो मज़ा है ना, ये वर्ड ये वास्तव में तभी आता है जब हम पूरे नंबर लेके आते हैं, और ये आए हैं आपके सामने हैं सर। ओवरऑल 91 अटेंड है मेरे, लव यू सर जी, ठीक है मेरे भाई। तो अपन नहीं, ये रिजल्ट बोल रहा है आपके सामने। सर टेक्निकल ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ, 89 अटेंड हैं, 24 बिल्कुल सही हैं। एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किया, मैंने अटेंड ही नहीं किया, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का था, वो छोड़ के आ गया, उसकी खुद की इच्छा, वरना वो भी सही करके आता, ठीक है, करेक्ट है। समय नहीं मिला होगा भाई को। ये पढ़िए आप। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक किए हैं, पूरा पढ़ाया हुआ
ही आया है, थैंक यू सो मच। ये अपने सभी मैक्सिमम बच्चे पेड के बच्चे हैं ये, ठीक है, जो धमाकेदार तरीके से, और आपने तो ज्वाइन करने के बाद भी डाउट है। अरे भैया ये रिजल्ट देख लो ना, आपके सामने ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है। इधर देख लो 26 तारीख सर 26/12/2024 मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। आपका पढ़ाया हुए से बहुत इजी आया पेपर में, यानी अपन जो लेकर चल रहे हैं ना लेवल, उससे बिल्कुल ही इजी लेवल आया है पेपर में, ठीक है। और एक भी गलत नहीं हुआ। कोलकाता जोन से हूँ सर, एसटी कैटेगरी में 80 अटेम्प्ट किए। इस भाई का बताओ नहीं होगा सिलेक्शन? एसटी कैटेगरी 80 अटेम्प्ट, पूरे में से पूरे नंबर, वैसे ही हो गया भैया मेरे। डाउट कैसे आ गया? मैं तो ये पूछना, बस ये बताने का मेन मकसद ये है कि डाउट कैसे आ गया तुम्हें डाउट कैसे हो गया भैया? हैं, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, तो जीवन का सबसे बड़ा फिर दुख है। पढ़ने के बाद अगर डाउट है तो फिर काहे की पढ़ाई? पढ़ो और फिर देखो। सर कल मेरा एग्जाम था, टेक्नीशियन ग्रेड थी, 3rd शिफ्ट, रीजनिंग 25 में से 25 करके आई हूँ। और ये 1 2 3 4 नहीं है, ये देख के मतलब अरे बावड़े हो जाओगे तुम। ये देखो तुम, देख के भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, इतने 1 2 3 4 नहीं, ये बच्चे देखो आप, इधर इधर ये देखो आप, किसी को भी उठा लो भैया, कहीं से भी उठा लो, हैं। सर आरपीएफ का एग्ज़ाम था, मेरे रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन हुए हैं आपके आशीर्वाद से, ठीक है। ये देखो करेक्ट है। सर टीजीपीएससी ग्रुप 4 में तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी में जूनियर असिस्टेंट की जॉब पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे भरे पड़े हैं दोस्तों आपके सामने। सर आई एम सेलेक्टेड इन आईटीबीपी रीजनिंग, आपसे पढ़ी थी और 40 में से 40। अरे हर एग्जाम में जीडी ले लो, एसएससी ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, ठीक है, आपके फेज़ 12 के जो एग्ज़ाम हुए थे वो ले लो। ये बिहार पुलिस के रिजल्ट आए हैं, अपने दरोगा बन गया भैया, समस्तीपुर में पोस्टेड है, ठीक है। अरे भाई मेरे काहे टेंशन ले रहे हो तुम? पढ़ो ना जम के। ये देखो सर 3rd शिफ्ट में आपका 3rd टेक्निकल ग्रेड 3 में 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हैं। ये आप देखो सर आरआरबी जेई का सर एग्ज़ाम था 18 तारीख को, 75 में से 75 क्वेश्चन, 75 अटैम्प्ट थे मेरे 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। ये देखो आप सर कल आरआरबी टेक्नीशियन में मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन करके आया हूँ, लेवल बिल्कुल भी हल्का लगा। सर आई एम उमेश कुमार फ्रॉम कर्नाटका, आई गोट सेलेक्टेड इन सीआरपीएफ। अभी जीडी के एग्जाम आए, सीआरपीएफ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है भाई, ठीक है। सर जेई का पेपर दे के आया हूँ, 25 क्वेश्चन का बोला था रेलवे ने, लेकिन 27-28 क्वेश्चन पूछे, 25 बोल के 27-28 क्वेश्चन पूछ लिए, पूरे करके आया हूँ। बहुत अच्छा गया पेपर, और आपने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से पूरा आ रहा है, थैंक यू सर। ये डंके की चोट पर है मेरे भाई, ठीक है। सर रीजनिंग आपके कंसेप्ट और आपके क्लास से क्वेश्चन सब आया है। एएलपी में 58 रो मार्क्स है, ठीक है। आरआरबी जेई 1st शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, 82 अटेम्प्ट्स है मेरे, ठीक है। ये आप देखो आप। सर रीजनिंग में 29 क्वेश्चंस करेक्ट करके आया हूँ, टोटल 100 में से 84 क्वेश्चन बना के आया हूँ। आपका पढ़ाया हुआ टोटल पैटर्न फॉलो कर रहा है, हार्टली थैंक यू गुरुजी, जेके सिंह फ्रॉम आजमगढ़। अरे पूरा भारत देश दोस्तों आप लोग देखें ना, डंके की चोट पर बोलते हैं अपन तो। सर आरआरबी जेई 1st शिफ्ट रीजनिंग एकदम आपके लेक्चर से आई थी, ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, लेकिन अभी भी आपके लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। सर जी ग्रुप डी में हुआ था 2023 में, लेकिन अब टेक्नीशियन पर प्रमोशन लिस्ट आ गई है, नेक्स्ट ईयर प्रमोशन हो जाएगा। बाकी ओपन एंड डिपार्टमेंटल दोनों दे रहा हूँ। अरे ये पहला द्वार है मेरे भाई, ये जो आप सिलेक्शन लोगे ना, ये जो आप सिलेक्शन लोगे ये तो आपका पहला द्वार है, यहाँ तक ही थोड़ी रुकोगे। ये जो संपर्क अपना है ये यहाँ तक का ही थोड़ी है। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन लेने के बाद जब तुम डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे तो फिर याद आएगी तुम्हें मेरी, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी कि अरे दीपक सर से पढ़ लेंगे भाई साहब रीजनिंग, प्रमोशन चाहिए। अभी तो सैलरी के लिए पहले तो जद्दोजहद है, 40-45 हज़ार की सैलरी चालू होनी चाहिए। फिर भाई साहब डिपार्टमेंटल जब पहला एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम दोगे, उस 40 को उठाकर 80 तक ले जाऊंगा तुम्हें। तुम टेंशन काहे लेते हो भैया? अभी तुम रिलैक्स होके बस जितना पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना फॉलो कर लो। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, बस आप उतना फॉलो कर लें, आपका कहीं नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, बाकी अगर डाउट रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना। चलिए ध्यान से देखेंगे। अभी तक शुरुआत करिए आप अल्फ़ाबेट टॉपिक से, सीक्वेंस वाइज। अगर आपने सिकंदर बैच ले लिया है तो आप अल्फ़ाबेट टॉपिक से ही स्टार्ट करें, शुरुआत यहीं से करें, फिर कोड डिकोड पढ़ें, ठीक है। ऐसे चलें आप सीक्वेंस वाइज, जैसे ऑर्डर में बना के दे रखें लेक्चर्स, उसी के अनुसार फॉलो करिए।
अब आइए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। 6 व्यक्ति हैं, उनके नाम ये हैं। इनका जन्म मार्च से अगस्त तक अलग अलग महीनों में हुआ है, लेकिन समान क्रम में नहीं हुआ। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो। अब देखिए दोस्तों, मार्च से अगस्त तक, तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। करेक्ट, सही है। W और Y के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। X का जन्म U के ठीक पहले हुआ था। X का जन्म U के ठीक पहले हुआ था, साइड में बना लीजिए। लेकिन मई महीने में नहीं हुआ था। किसका जन्म? X का जन्म भाई साहब मई महीने में नहीं हुआ था। Y का जन्म अप्रैल महीने में हुआ था। चलिए, Y का तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया उसने कि Y का जन्म तो अप्रैल महीने में, सॉरी मार्च से स्टार्ट था ना, अप्रैल। Y का जन्म अप्रैल महीने में हुआ था। करेक्ट है, सही है। और W और Y के बीच में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो Y, उसके बाद ये 3 व्यक्ति, तो W यहाँ आएगा। W और Y के बीच में थे 3 व्यक्ति। अब थोड़ा अक्कल लगाइए, यहाँ पे देखिएगा। Z का जन्म मार्च महीने में नहीं हुआ था। भैया Z यहाँ नहीं आएगा, तो Z नीचे ही कहीं आएगा। Z ऊपर नहीं आएगा, Z के लिए मना कर दिया कि Z का जन्म मार्च महीने में नहीं हुआ है भाई साहब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि X का जन्म U से ठीक पहले हुआ था। अब X का जन्म U से ठीक पहले हुआ था, यानी ये दोनों साथ में बनाएंगे, लेकिन मई महीने में नहीं आएगा। अप्रैल के बाद मई महीने में यहाँ X नहीं आएगा। हाँ, X यहाँ आ सकता है, U यहाँ हो गया। करेक्ट है, U से जस्ट पहले X। करेक्ट। Z मार्च महीने में नहीं है, तो Z यहाँ मई महीने में आ जाएगा। तो बचा कौन? कौन बचा मेरे भाई? आप देखिए, V कहीं पर भी नहीं आया, तो V यहाँ आ जाएगा। तो मार्च में V, अप्रैल में Y, मई में Z। अब बताओ, फिर उसके बाद जून में X, जुलाई में U और अगस्त में W। अब आपसे क्या पूछ रहा है? V का जन्म कहाँ हुआ है? तो V का जन्म मार्च वाले महीने में हुआ है। अब बताओ क्या था ये प्रश्न? था कोई? कुछ दम है इस प्रश्न में? नहीं है ना, ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, तुम सिर्फ साइज देखकर मत सोचना कि प्रश्न हार्ड है। साइज देखकर जितने बड़े प्रश्न लगेंगे वो उतने ही इजी होंगे। ये देखिए, अब क्या कहा है आपको? लाल, नीला, गुलाबी, काला, पीला, हरा, विभिन्न रंगों के 6 बॉक्स हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले बॉक्स की संख्या 1 है, उससे ऊपर बॉक्स की संख्या 2 है। इसी प्रकार से आगे चलें। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे बॉक्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5 और ये 6। करेक्ट। चलो पढ़ते हैं भाई साहब, क्या बोला है। पीला बॉक्स हरे बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है। पीला बॉक्स हरे बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है। आंखें खोल के देखना। तो हरे बॉक्स के 1 बॉक्स ऊपर, इसी को बोलेंगे 2 बॉक्स ऊपर पीला बॉक्स। बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं? बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, अच्छा पीला बॉक्स हरे बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है, तो भैया बीच में 2 बना देते हैं। उसने ये थोड़ी बोला है कि पीला बॉक्स और हरे बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं, ये थोड़ी बोला है। उसने बोला है कि पीला बॉक्स हरे बॉक्स से 2 बॉक्स ऊपर है, तो हरे बॉक्स से 1 बॉक्स ऊपर, ये वाली जगह, फिर 2 बॉक्स ऊपर, यानी दोनों के बीच में 1 ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सीख नहीं पाते, आधा अधूरा सीखते हो, फिर इस वजह से गलतियां होती हैं। ढंग से देख लेना। उसने ये नहीं बोला कि उनके बीच में 2 बॉक्स हैं। ढंग से पढ़ो लाइन, क्या बोला है? पीला बॉक्स हरे बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है, अर्थात ये 1 बॉक्स ऊपर 2 बॉक्स ऊपर, यानी बीच में 1 ही आएगा सिर्फ, यानी पीले और हरे के बीच में 1 बॉक्स आएगा। चलिए, हरा बॉक्स और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर तो हो नहीं सकता, नीचे ही आएगा 1 बॉक्स और फिर लाल बॉक्स। अब टोटल 6 बॉक्स थे, जिनमें कंडीशन क्या है? 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, मैं दोनों ही कंडीशन रख लेता हूँ आपके सामने, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सपोज करिए कि पीला बॉक्स अगर सबसे ऊपर ही ऊपर होता, येलो बॉक्स, तो उसके बाद 1 बॉक्स खाली और फिर कौन आता? ग्रीन बॉक्स। फिर 1 बॉक्स खाली, फिर कौन आता? रेड बॉक्स। पर ज़रूरी है क्या? मान लीजिए येलो बॉक्स अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ होता, तो फिर 1 बॉक्स के बाद ग्रीन बॉक्स यहाँ होता, फिर 1 बॉक्स के बाद रेड बॉक्स यहाँ आता। तो 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक, चलिए आगे क्या बोला है। लाल बॉक्स एक सम संख्या पे रखा हुआ है। अब बताओ, क्या ये वाला
सम संख्या पर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, तो इस वाले केस को हटा दूं। हाँ ये सही है, लाल बॉक्स सम संख्या वाले बॉक्स पर रखा हुआ है। ठीक है, केस 1 अभी तक सही चल रहा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़िए, अगला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। गुलाबी बॉक्स नीले बॉक्स के 2 बॉक्स नीचे। ठीक है, कौन सा? गुलाबी बॉक्स नीले बॉक्स के 2 बॉक्स नीचे। तो नीले बॉक्स के 2 बॉक्स नीचे यहाँ भी हो सकता है, नीले बॉक्स के 2 बॉक्स नीचे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, गुलाबी बॉक्स एक अभाज्य संख्या वाला बॉक्स नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या, यानी ये अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो गुलाबी बॉक्स एक अभाज्य संख्या वाला बॉक्स नहीं है। तो यहाँ नहीं आएगा गुलाबी, गुलाबी यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ब्लू यहाँ आएगा। पिक्चर खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, काला बच रहा था, ब्लैक यहाँ आ जाएगा। ये लीजिए आपका अरेंजमेंट कंप्लीट। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। नीले बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है, बताओ कौन सा बॉक्स नीले बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है? तो नीले बॉक्स के 1 बॉक्स ऊपर ये, 2 बॉक्स ऊपर ये, कौन सा है? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लू बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर। ये आंसर होगा, करेक्ट है, सही है। कितना शानदार प्रश्न था। अब दोस्तों आपको दिक्कत कहाँ हो सकती है? आपको सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी इन प्रश्नों में। और प्रैक्टिस भी करनी है आपको इन प्रश्नों की। जिनके ये वाले प्रश्न सही हो गए वो बाजी मार के जाएगा। हमें एक प्रश्न दे रखा है और हमें 2 कथन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है कि किस कथन से आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। वो पूछ रहा है एन के तत्काल बाएं कौन बैठा है, ये हमसे पूछ रहा है। 4 व्यक्ति हैं मात्र। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए पहला केस करते हैं, फर्स्ट केस बनाते हैं। क्या बोला है? एम एल के ठीक बाएं बैठा है, ये एल और इसके ठीक बाएं एम बैठा है। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति है, एन एल एक व्यक्ति एन, एल एक व्यक्ति एन, एन यहाँ है, सही है। तो बचा कौन? एम है, एल है, एन है, सही है। बचा कौन भाई साहब? ओ बच गया, ओ यहाँ आ जाए। तो हमसे यही पूछा था कि एन के तत्काल बाएं कौन है, एन के तत्काल बाएं, यानी इससे हमारा आंसर आ रहा है ओ। चलो फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है, अब सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। कितने लोग थे? 4 लोग थे, केंद्र की ओर देख रहे हैं। बनाते हैं अब। एम एन के निकट बैठा है, एम और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो एम और ओ के बीच में तो एक व्यक्ति है, और एम किसके निकट था? एन के निकट, तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एल एम के तत्काल बाएं नहीं बैठा है। कौन? एल। एल एम के तत्काल बाएं तो नहीं है, तो ठीक है, तत्काल दाएं बिठा दो, और यहाँ कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। यानी इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। हमारा आंसर इससे भी आ रहा था, हमारा आंसर इससे भी आ रहा था। और एक चीज़ परमानेंटली याद रख लेना, जब डाटा सफिशिएंसी वाले कंसेप्ट के अंदर आपके दोनों ही स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाए तो वो आइदर और का केस बनता है, याद रखिएगा। जब दोनों ही सफिशिएंट हो प्रश्न का आंसर देने के लिए अलग अलग, तो वो केस किसका बनता है? आइदर और का, या वाली स्थिति बनती है डाटा सफिशिएंसी में। चलो भाई रिपीटेड सीरीज करते हैं दोस्तों, रिपीटेड सीरीज बनाइए। क्या आएगा? बनाओ भाई। बनाइए। क्या डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए V से स्टार्ट था, तो ये रहा V, के बाद यहाँ C आ रहा है, तो मैं यहाँ C लग सकता हूँ, VC डबल एस, फिर कौन आया? GNN, खत्म पिक्चर। VC डबल एस GNN, VC डबल एस GNN, ये हमारा आंसर होगा। कंपेरिजन कर लिया, सारे मैच कर रहे हैं। आंसर स्टार्ट होगा C से, CN डबल एस C, CN डबल एस, CN डबल एस C, ठीक है। GN VGN, ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। बनाओ दोस्तों, आपके पास एक बढ़िया सी शानदार सी नंबर सीरीज। क्या आएगा आंसर?
बनाओ जल्दी से बनाओ। गैप देखो, 4 का गैप है, 9 का गैप है, फिर आगे देखेंगे तो दोस्तों 16 का गैप है, फिर आगे देखिए 25 का गैप है, नेक्स्ट आगे देखेंगे आप 36 का गैप है, फिर देखिए 49 का गैप है, तो अगला 64 का गैप होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 का स्क्वायर बनेगा, यानी 7 और 4 11 का एक, इकाई का अंक ये एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, 211 हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न फिर से देखेंगे दोस्तों, किससे संबंधित है? स्टेटमेंट एंड। प्रश्न दे रखा है और हमें 2 कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। चलिए, एक प्रश्न तो मैंने आपको करवाया था, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आप जवाब देकर बताइएगा कि क्या आने वाला है। ठीक है भाई, एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन तो मैंने कराया था आपको, अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क में मुझे करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा इसका। रेखिक पंक्ति में बैठे हैं, वहाँ सर्कुलर में बैठे थे, यहाँ रेखिक में बैठे। चलिए, डिक्शनरी सीक्वेंस बनाइए, शब्दकोश का क्रम क्या आएगा डिक्शनरी सीक्वेंस के हिसाब से। चलिए अरेंज करिए, सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा? देखिए DAM 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 DAM, ये तो N आ रहा है, DAN, तो ये तो वैसे भी सबसे लास्ट में अरेंज होगा। 6ठे नंबर वाला तो वैसे भी सबसे लास्ट में अरेंज होगा, तो इसमें तो 6 नंबर लास्ट में है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग। चलिए अब बाकी चेक करिए, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ N N P N, तो A वाला पहले अरेंज होगा, यानी हमारा आंसर 5 से स्टार्ट होगा। 5 वाला अरेंज हो चुका है। चलिए अब यहाँ देखिए, N और P में से N पहले आते हैं, लेकिन फिर यहाँ N के बाद A आ रहा है, N के बाद E आ रहा है, A के बाद यहाँ T आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड, तो 5 के बाद फर्स्ट अरेंज होना चाहिए, फिर थर्ड। ठीक है, 5 के बाद फर्स्ट फिर थर्ड, करेक्ट है। उसके बाद में फोर्थ के बाद 2 और लास्ट में 6, ये सीक्वेंस होना चाहिए। 5 1 3 4 2 6, यानी A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा डिक्शनरी क्रम होगा। बनाओ भाई साहब। चलो देखते हैं दोस्तों, सिलोज्म के लिए कितने आप एक्टिव हैं, सिलोज्म कितना अच्छे से समझ में आता है। सर बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन वीडियो बना दो। कैलकुलेशन सीखनी है क्या आपको? बोलो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को सीखनी है भैया कैलकुलेशंस? जोड़ बाकी गुणा भाग हंसने वाली बात नहीं है भैया, बहुत सही क्वेश्चन पूछा उसने। अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी है, जोड़ बाकी गुणा भाग बढ़िया से हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट बढ़िया से आते हैं, तो कम से कम भी नहीं तो मेरे भाई 10 मिनट आप एग्जाम में अपने बचाओगे। आज तुम कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे हो, कल तुम बोलोगे सर अब मैथ्स भी सिखा दो, लगे हाथ हैं अभी तो तुम बोल रहे हो कि सर कैलकुलेशन सिखा दो, फिर कल बोलोगे कि सर अब लगे हाथ मैथ्स वैथ्स भी सिखा दो सर। All wheat are grain, all grain are coarse, some coarse, ठीक है, आर स्मूथ एंड ऑल स्मूथ आर फाइन। अब यहाँ पर पढ़िएगा अच्छे से, अ फ्यू कॉरस आर वीट, कुछ कॉरस जो हैं वो वीट हैं, जो हैं सही है। अ फ्यू कॉरस आर फाइन, कुछ कॉरस जो हैं वो फाइन हैं, जी हाँ कॉमन है फाइन में, ये भी सही है। सम स्मूथ आर गैन, स्मूथ क्या गैन के साथ कॉमन है? नहीं है। सम वीट आर फाइन, कुछ वीट फाइन के साथ क्या कॉमन है? नहीं है। बस आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, डेट मीन्स बी ऑप्शन। लो आगे देखो, आगे पढ़ो भैया। कैलकुलेशन पे मैं बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, मैंने बोल दिया आपको कैलकुलेशन पे जल्दी आपके वीडियो आ जाएगा, बढ़िया मस्त, सब सिखा दूंगा आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड वेथड सब सिखा दूंगा आपको, सारे भाजकता के नियम फीएम सब सिखा दूंगा, डोंट वरी। समय दो थोड़ा सा, है ना, अभी फोकस कर लो अभी आप अच्छे से। ऐप डाउनलोड कर लेना भैया, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप,
ठीक है। हालांकि जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, 700 क्वेश्चन की रीजनिंग की पीडीएफ पता है ना, प्रिंट करवा लिया उसको। आप लोगों के लिए 700 क्वेश्चन की एक पीडीएफ, जो कि सभी टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर विद सॉल्यूशंस के साथ में, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। उसकी प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करना चालू कर देना मेरे भाई। कहाँ पर मिलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में, ठीक है। अपनी ऐप को ओपन करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म कर देना कि 199 में पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। तो बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। 5 तारीख के बाद बैच का प्राइस 599 रुपये प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस यानी 609 रुपये हो जाएगा। अभी बैच का प्राइस बिना इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस के आपको 199 रुपये में मिल रहा है। 5 तारीख तक है ये ऑफर। अजय ले लेना, सही रहेगा मेरे भाई। सिकंदर बैच पे रिस्क मत लेना, ले लेना, ठीक है उसको आप। अच्छा इसको देखिए, एक्स वाली फलक के विपरीत पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या मुझे वास्तव में पेन चलाने की ज़रूरत है? एक्स के साथ आ रहा है वाई जेड यहाँ भी आ रहा था, दोनों को काट दिया। जब दो फलकें कॉमन होती हैं तो बची हुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी एक्स के अपोजिट कौन हो गया? टी, खत्म। तो एक बात बताइए मुझे कि इन 25 प्रश्नों में से दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा? ईमानदारी से बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, क्योंकि 26 से लेके 30 तक के प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है। ये टोटल 30 प्रश्न लाया था मैं। 5 प्रश्न ही टोटल, 6 प्रश्न आपके होमवर्क में। तो 24 में से बताइएगा कि 24 में से आपका क्या स्कोर रहा। बाकी ये 5 प्रश्न आप जरूर करिएगा। आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो, ठीक है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। ये साल आप लोगों के लिए धमाकेदार साल हो और अपनी सारी जितनी भी इच्छाएं अभिलाषाएं हैं सब पूरी हों ईश्वर की कृपा से। बस मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज से, करेक्ट है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर भी कर दें, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके और अपने भी भाई साहब जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर हो सके, ठीक है, करेक्ट है। इसके अलावा मेरे भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब के क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, ये अपना चैनल है जिसका लिंक है t.me/reasoning live by दीपक सर चैनल। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ठीक है, करेक्ट है। ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर दोस्तों बिगेस्ट ऑफर कंटिन्यू चल रहा है। 199 रुपीज़ में मात्र आपको कंप्लीट दोस्तों पूरी थ्योरी का बैच, टेस्ट सीरीज और 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है। बैच का नाम है दोस्तों सिकंदर बैच। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। सिकंदर फाउंडेशन 2024-25 वाला ये बैच, जिसके अंदर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सभी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर मिलेगी, पूरे 50+ रीजनिंग के टॉपिक्स की। आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, पैनल की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी आपकी आज से चालू होगी। जिस दिन आप बैच लेते हो, जैसे आज आप बैच ले रहे हो, तो आज से पूरे 1 साल तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी, यानी 2026 1 जनवरी 2026 तक आपके पास बैच रहेगा। इसके अलावा 200 मॉक टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी आप चेक कर पाओगे, पूरा एनालिसिस कर पाओगे। इसी बैच के साथ मिल रहे हैं आपको 200 मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस के लिए। उसकी ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, यानी जितने भी बच्चों ने टेस्ट लगाया होगा उसमें आपकी क्या रैंक है, टॉपर के साथ में आपको कंपैरिजन मिलेगा पूरा कि उसने कितनी देर में क्वेश्चंस किए, आपने कितनी देर में किए। री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी है भाई सब टेस्टों में। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों पर आप इस बैच को चला सकते हो। और साथ ही साथ क्विज, डाउट सेशन और टेलीग्राम ग्रुप सब आपको मिल जाएगा। प्राइस मात्र 199 रुपीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अपनी ऐप पर एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस हैं, यानी रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी सब है। तो आप कंप्लीट इस थ्योरी बैच को ले सकते हो। बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच, ठीक है। और इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें अपनी ऐप पर अवेलेबल है। जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर है। पेड कोर्स पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, है ना। ऐप को डाउनलोड कर लिया, गूगल प्ले स्टोर से रजिस्टर कर लो, फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है।
पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। जो भी कोर्स चाहिए उसके बाय नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, नीचे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा ऐसे, उसके पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों कहाँ पर, माय कोर्स वाले सेक्शन में आपको आपका बैच दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। और कोई भी समस्या हो तो 9602514332 पे आप लोग कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक, चलिए जम के मेहनत कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ऑफिशियली। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना नीचे, वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, करेक्ट है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।